हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। चलिए मैं फिर से आप लोग के सामने आया हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि बेसिक जो बेसिक बायोलॉजी है उसके बारे में मैंने बताया। उसके बाद आपका जो सिलेबस है क्लास 11th का बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसका मैंने डिटेल बताया कि कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और उस टोटल चैप्टर्स में कौन कौन से जूलॉजी के चैप्टर हैं, कौन कौन से बॉटनी के चैप्टर्स हैं, उसको भी मैंने बताया था। मैंने ये भी बताया था कि सबसे पहले हम लोग जूलॉजी के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग बॉटनी की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो आज जो चैप्टर जो मैं आप लोग को शुरू करने जा रहा हूं वो चैप्टर है आपका, देखिए यहाँ पे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ओके, तो जूलॉजी का ये पहला चैप्टर क्लास 11th का हम लोग शुरू करेंगे। ओके, यहाँ से बिल्कुल बेसिक से चलेंगे कि आखिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स ये चैप्टर का नाम क्यों पड़ा। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि जो भी चैप्टर है उसका नाम का मीनिंग क्या है। ओके, और फिर हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। एनसीईआरटी का जो एक एक टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का चैप्टर है वो है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ओके, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से जो एनिमल में स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है, कहाँ से बनना शुरू होता है, उसके बेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं, उसका यूनिट कौन सा है, कहाँ जैसे कि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा है यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर के बारे में पढ़ा है। ओके, तो इसके बारे में ऑलरेडी थोड़ी बहुत जानकारी आपको है। तो देखिए, ये चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं कुछ जूलॉजिकल जो टर्म्स हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे बता दूं। ये मैंने लिखा है, आप देखिए। तो सबसे पहला टर्म आप देखें, जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हिस्टोलॉजी। ओके, क्या है? हिस्टोलॉजी है। यहाँ पे देखें, हिस्टोस। ओके, तो हिस्टोस एक लैटिन वर्ड है, हिस्टोस, जिसका मतलब होता है टू वीव, यानी कि बुना हुआ। ओके, क्या होता है? बुना हुआ। यानी कि आप ये देखिए, ये आपका इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये देखिए। ओके, तो आप इसको फाइबर कह सकते हैं। फिर इधर से एक फाइबर, तो ये एक विभिन्न स्ट्रक्चर यहां पे बन गया, आप इसको टिश्यू कह सकते हैं। ओके, ये एक एक सेल है और इसका विभिन्न स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब होता है, हिस्टोस का मतलब यही होता है, एक जो है विभिन्न स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो हिस्टोलॉजी, और इसी को एक और टर्म दिया गया है माइक्रो एनाटॉमी। ओके, इसको माइक्रो एनाटॉमी का भी नाम दिया गया है इस पूरे चैप्टर को, जिसका नाम है हिस्टोलॉजी। यहाँ हम लोग हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, किसका? एनिमल्स का पढ़ेंगे। ओके, और ऑलरेडी एनाटॉमी ऑफ जो फ्लावरिंग प्लांट है वो प्लांट का टिश्यू के बारे में दिया हुआ है, उसमें प्लांट टिश्यू के बारे में उसमें दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग ओनली पढ़ेंगे क्या? एनिमल्स के टिश्यू के बारे में। तो हिस्टोलॉजी और माइक्रो एनाटॉमी किसको कहते हैं? तो स्टडी ऑफ टिश्यू को कहते हैं। इसको कहेंगे स्टडी ऑफ टिश्यू को कहेंगे। अब इसके फाउंडर कौन है? तो हिस्टोलॉजी के फाउंडर हैं आपके मार्सेलो मालपिगी, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ना है हमें। तो मार्सेलो मालपिगी, जो जिन्होंने फाउंड किया यानी कि खोजा, हिस्टोलॉजी के बारे में इन्होंने सबसे पहले खोज की, तो इसलिए ये हो गए फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है आपका टर्म हिस्टोलॉजी किसने दिया? तो अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर एक काफी फेमस साइंटिस्ट है, अर्नेस्ट मेयर, जो कि इनको 20th सेंचुरी के डार्विन के नाम से भी जाना जाता है। स्पीसीज के बारे में इन्होंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में, जो है द लिविंग वर्ल्ड में, तो इसमें इनकी चर्चा है, फोटो के साथ दिया हुआ है। तो अर्नेस्ट मेयर ये भी काफी फेमस साइंटिस्ट, 100 साइंटिस्ट का अगर लिस्ट बनता है तो उस 100 साइंटिस्ट के लिस्ट में ये जो है इनका नाम लिस्टेड रहता है। ओके, तो इन्होंने टर्म हिस्टोलॉजी टर्म को भी इन्होंने ही दिया है। नेक्स्ट है आपका फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, जैसा कि मैंने बताया था फादर ऑफ बायोलॉजी, उसी तरह फादर ऑफ हिस्टोलॉजी जो है वो है आपका बिचैट। ओके,
पिचैट, और इन्होंने ही वर्ड टिश्यू को भी इन्होंने दिया था। तो दोनों, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी एंड वर्ड टिश्यू, यानी कि टिश्यू जो एक वर्ड है उसकी खोज इन्होंने ही की थी, इस साइंटिस्ट ने ही इन्होंने किया था। उसके बाद है आपका टिश्यू टर्म। अब देखिए, टर्म और वर्ड दोनों में डिफरेंस है। टर्म यानी कि खोज की किसने लाया, तो एन ग्रीव नामक जो साइंटिस्ट है उन्होंने जो है वो टिश्यू टर्म को क्वाइन किया था। अब देखिए, इससे क्वेश्चन आ भी सकता है आपके नीट लेवल पे या नहीं भी आ सकता है, स्टेट लेवल पे तो नहीं पूछते हैं, बट कॉम्पिटिटिव कुछ एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ये सब क्वेश्चन आते हैं, बट आपको जानना चाहिए, आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे बेसिक बताया है। अब देखिए, तो ये हो गया थोड़ा सा बेसिक। अब एनसीईआरटी पे हम लोग चलते हैं। जो एनसीईआरटी आपका टॉपिक जो जो चैप्टर है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उस पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं वो कि क्या कहता है। तो जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें क्या क्या एक्सप्लेनेशन हमें पढ़ना है, तो जैसे कि उसमें लिखा हुआ है कि जो प्रीसीडिंग चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी एनिमल किंगडम के में पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर के बारे में पढ़ा है। ओके, तो यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर दो टाइप्स के एनिमल होते हैं। क्लास 9 से भी आप पढ़ते आए हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो देखिए, यूनिसेलुलर यानी कि जो ओनली वन सेल के बने होते हैं, ओनली वन सेल के बने होते हैं। और हमें चैप्टर कौन सा पढ़ना है, टिश्यू चैप्टर पढ़ना है। तो यूनिसेलुलर में क्या टिश्यू होंगे, क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू होंगे, नहीं होंगे। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो अमीबा आता है। ओके, अमीबा। और क्लास 9 में आप लोग डाइवर्सिटी थोड़ा सा पढ़ा है, आपने उसमें किंगडम के बारे में भी पढ़ा है। तो जितने भी मोनेरा किंगडम है, आप देखिए यहाँ पे मोनेरा किंगडम, बस थोड़ा सा मैं बताऊंगा इंट्रोडक्शन में। मोनेरा किंगडम और प्रोटिस्टा किंगडम, ये दोनों किंगडम ऑलरेडी आप क्लास 9 में पढ़े हो किंगडम के बारे में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उसमें भी दिया हुआ है। तो मोनेरा किंगडम एंड प्रोटिस्टा किंगडम, ये दोनों किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी यूनिसेलुलर होते हैं। ओके, डिटेल हम लोग एनिमल किंगडम जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। और तो मोनेरा किंगडम एंड प्रोटिस्टा किंगडम, ये दोनों जो भी होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो यहाँ पे तो टिश्यू नहीं है, बट इसका फंक्शन कौन करता है, ये आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ये सब बातें लिखी हुई है थोड़ी सी। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके में जो भी फंक्शन होता है वो कौन परफॉर्म करता है, कैसे, तो ओनली सेल जो होते हैं, इसके जो सेल होते हैं उसी में रेस्पिरेशन होगा, डाइजेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, और ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा, व्हाटएवर जो भी उसके वाइटल फंक्शंस हैं वो सभी एक ही सेल में हो जाते हैं, सिंगल सेल इसको परफॉर्म कर देता है। ओके, और इसके एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल आप यहाँ पे देखेंगे तो अमीबा होता है। बट जैसे ही बॉडी कॉम्प्लेक्स होना शुरू होता है, ओके, तो जैसे ही बॉडी कॉम्प्लेक्स होना शुरू होता है तो कॉम्प्लेक्सिटी जब बढ़ती है मोर देन वन सेल, जब एक से ज्यादा सेल ग्रुप करते हैं, ओके, ग्रुपिंग करते हैं और फंक्शन उनका सेम रहता है, तो वो एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है। बट आप देखेंगे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का जो एग्जाम्पल है यहाँ पे, तो पोरीफेरा, पोरीफेरा एक किंगडम है और दूसरा किंगडम है आपका सिलेंट्रेटा, जिसको निडेरिया भी बोलते हैं, सिलेंट्रेटा। तो पोरीफेरा में तो आपका टिश्यू ग्रेड नहीं होता, बट सेलुलर ग्रेड यहां से स्टार्ट हो जाता है, और टिश्यू ग्रेड जो है ये आपका सिलेंट्रेटा से स्टार्ट होता है, जिसका एग्जाम्पल हाइड्रा है। बट यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, ओके, ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे नहीं होता है। तो आप देखेंगे सिलेंट्रेटा जो है यहाँ के, इसका एग्जाम्पल हाइड्रा होता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते चली जाती है, यहाँ से टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाता है। इसमें क्या होते हैं कि जब ग्रुप ऑफ सेल्स, अ नंबर ऑफ सेल्स जब मिलते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उसको कहा जाता है कि ये टिश्यू यहां से स्टार्ट हो गया। ओके, तो अब देखेंगे तो टिश्यू का डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे
देखेंगे तो एकदम एनसीईआरटी का, यहाँ जो अभी लाइन लिखा हुआ आप देखेंगे एनसीईआरटी का लाइन है, आपको वही याद करना है, उसी के डेफिनेशन को याद करना है। ओके, क्योंकि एग्जाम में सेम लाइन आपके एनसीईआरटी के पूछे जाते हैं। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substances perform a specific function। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि देखिए ये एक सेल है या टिश्यू, यहां हम लोग टिश्यू मानेंगे इसको, टिश्यू एक टिश्यू है। तो क्या कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, तो एक कोई टिश्यू है। ओके, यहाँ पे मैं नाम नहीं बता रहा हूं, बट कोई भी टिश्यू आप ले सकते हैं, एनिमल टिश्यू का कोई भी, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया। तो सिमिलर सेल, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, इसके अंदर जितने भी सेल्स हैं, जितने भी सेल्स होंगे वो सभी क्या है, सिमिलर है। ओके, देखिए सभी सेल्स क्या है, सिमिलर है, एक जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो गया आपका, सिमिलर सेल्स हो गया। अब नेक्स्ट है आपका कि अलोंग विथ का मतलब हुआ कि इसके साथ, इसके साथ साथ, सिमिलर सेल तो है बट अलोंग विथ, यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी का इंग्लिश का मीनिंग भी आपको समझ में आना चाहिए। तो अलोंग विथ यानी कि इसके साथ साथ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। ओके, तो इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, अब इस वर्ड को समझेंगे, इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस क्या होता है। यहां एक सेल है, सबके अंदर न्यूक्लियस है, देखिए बहुत ही बेसिक से समझाऊंगा मैं, आप देखेंगे आपको कभी भी आप भूल नहीं पाओगे कि इंटर जो वर्ड्स है, जो जितने भी टर्म्स हैं उसको क्या कहते हैं। ओके, तो इंटरसेलुलर, अब देखिए इंटरसेलुलर क्या होता है, एक ये सेल है और एक ये सेल है, दो सेल यहां पे ऑलरेडी है। ओके, इंटर, INTER, इंटर। ओके, यहां पे मैंने वर्ड क्या लिखा, इंटर। एक मिनट, आप ये वाले पॉइंट्स को पहले आप लोग लिख लें। ओके, या स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो इसका, क्योंकि ये वाले पॉइंट्स को मैं मिटा देता हूं। इसकी जरूरत अब नहीं है। चलिए देखिए, अब और अच्छे से समझ में आएगा। इसको ऊपर लिखता हूं मैं, देखिए। तो मैं बता रहा था अभी यहां पे कि इंटरसेलुलर, ये रहा आपका एक सेल और ये दूसरा सेल। ओके, वर्ड क्या है, इंटरसेलुलर, इंटर सेलुलर स्पेस, सॉरी सब्सटेंसेस, स्पेस पे भी हम लोग आएंगे, या पहले स्पेस को ही जान लेते हैं हम लोग, इंटरसेलुलर स्पेस। ये नहीं लिखा, यहां लिख सकते हैं। तो इंटर सेलुलर स्पेस, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, ये शॉर्ट फॉर्म है बिटवीन का, यानी कि दो के बीच में, बिटवीन। सेलुलर का मतलब होता है सेल, सिंपल, सेल से रिलेटेड है। एंड स्पेस का मतलब तो आपको पता है स्थान। ओके, तो इंटरसेलुलर यानी कि बिटवीन दो सेल के बीच का जो जगह होगा, ये आपका, तो ये सेल और ये सेल, इस दोनों के बीच में स्पेस है, तो इसको क्या कहेंगे, इंटरसेलुलर स्पेस। क्लियर, ये समझ में आ गया, इंटरसेलुलर स्पेस। अब इसके बीच में जब खाली जगह है, तो कोई भी जगह खाली नहीं रह सकती है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो भरा रहेगा, भरा रहेगा ना। देखिए, तो यहां पे इसके अंदर जो सब्सटेंसेस भरा रहेगा, देखिए जो सब्सटेंसेस भरा रहेगा उसको क्या कहेंगे, बस यहां पे ऐड कर देना है, इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। ओके, सब्सटेंसेस,
क्लियर। इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस हो गया, जो कि इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में, दो सेल के बीच में जो सब्सटेंस जो प्रेजेंट रहेगा उसको कहेंगे इंटरसेलुलर सब्सटेंस। तो अ ग्रुप ऑफ सेल्स, आपने देखा अ ग्रुप ऑफ सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substances perform a specific function, और इसका फंक्शन क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। ओके, एक पर्टिकुलर फंक्शन को ये परफॉर्म करेगा, तो उसको कहेंगे हम लोग टिश्यू कहेंगे। ओके, यहां तक क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं होने चाहिए, एकदम बिल्कुल बेसिक से मैंने यहां पे आपको समझाया है। चलिए इसको मिटा दूं। देखिए अब किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ड अभी आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें कितनी बार आएगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, बहुत बच्चे को पहले से आता होगा। आप देखेंगे ये सेल्स, सबसे पहले बनता है सेल्स, और ग्रुप ऑफ सेल्स मिलेंगे तो टिश्यू बन जाएगा। फिर बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो ऑर्गन बन जाएगा, और बहुत सारे जब ऑर्गन्स मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। ओके, और बहुत सारे जब ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो क्या बनेगा, बॉडी बन जाएगा, जिसमें ह्यूमन बॉडी भी आएगा, कोई किसी भी एनिमल का बॉडी यहाँ पे बन जाएगा। तो ऑर्गन सिस्टम के बाद यहाँ पे बॉडी बनता है। ये ऑर्गन सिस्टम जो है वो मैकेनिकल एंड केमिकल दोनों तरीके से आपको ये सपोर्ट करेगा। क्लियर। फिजिकली भी इसमें सारे केमिकल आपके जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो भी ये सभी इसके अंदर आ जाएंगे। उसके साथ साथ और एक एक सिस्टम को भी पढ़ेंगे, एनिमल फिजियोलॉजी में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, और यहाँ पे फिजिकल और जो मैकेनिकल सपोर्ट है वो भी ऑर्गन सिस्टम देता है। क्लियर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड उसके बाद बॉडी का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखेंगे एक एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। सेल तो आपने समझ गया, टिश्यू, ऑर्गन क्या है, ऑर्गन बहुत सारे ऑर्गन है, लंग्स है, स्टमक है, नोज है, आईज है, दिस आर ऑल ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में हैं, और सबका अलग अलग फंक्शन है। अब देखेंगे जो टिश्यू होता है, जैसे ही टिश्यू का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे एक वर्ड आपका और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर का मतलब क्या होता है, काम करने वाला। ओके, एंड डिवीजन, डिवीजन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, यानी कि बांट देना। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब यहाँ पे होता है कि सभी का अलग अलग काम होना, यानी कि अगर कोई टिश्यू है एक स्पेसिफिक काम कर रहा है तो वो स्पेसिफिक काम ही करेगा। ओके, जैसे अभी हम लोग आते हैं एपिथेलियल टिश्यू है तो उसका एक स्पेसिफिक वर्क है, उसी तरह जो ऑर्गन है वो उस ऑर्गन को बनाएगा और उससे एक पर्टिकुलर काम करवाएगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। ये नहीं कि एक ही ऑर्गन को, एक ही टिश्यू को सारे काम करने हैं, तो जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है वो नहीं होता है, उसमें इस तरह का नहीं होता है कि एक ही सेल है, एक ही जो टिश्यू है वो सभी एक ही काम करेंगे, ऐसा नहीं है। सबका डिवीजन ऑफ लेबर होता है। अपने घर में भी हम लोग देखते हैं कि सबका काम अलग अलग बटा होता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। क्लियर। तो यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक आउटलाइन बनाया है, आप इस आउटलाइन को पहले बना लें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे, और हम लोग टाइप्स ऑफ टिश्यू पे चलते हैं। ओके, इसको नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू को देखते हैं। टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू,
अब ये मैंने क्या बनाया है यहाँ पे, इस तरह से टाइप्स मैंने क्यों लिखा, आप देख रहे होगे ना कि मैंने ऐसा टाइप्स क्यों लिखा। तो आपके स्टडी को इजी करने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, बायोलॉजी जब हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं तो क्लासिफिकेशन वर्ड आया है। ओके, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया था, क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताया था, और ये वर्ड आपको बार बार आएगा। तो चैप्टर्स को भी क्लासीफाई किया जाता है अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग टॉपिक्स में, कि आपको अच्छे से समझ में आए, जितना ईजी बनाया जा सके उतने ईजी, यानी कि सरल तरीके से जो है वो आपको सिखाया जा सके। तो देखिए इसमें इस जो चार्ट है इसमें आपको दो चीज हमेशा के लिए याद हो जाएगी। एक तो टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, कितने टाइप्स के होते हैं, आपने मैंने नंबरिंग किया है 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे मैंने नंबरिंग किया है। तो और उसके साथ साथ इसके ओरिजिन क्या है, ये सभी टिश्यू कौन से जर्मिनल लेयर से ओरिजिनेट होते हैं, ओरिजिन इनका क्या है, उसको भी मैंने इसमें समझाया है। तो देखिए ये एक ट्रिप्लोब्लास्टिक का डायग्राम मैंने बनाया है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एक टर्म है जिसका मतलब होता है त्रिजर्म लेयर। ओके, त्रिजर्म लेयर्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये वर्ड आपका नोन वर्ड है, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऑलरेडी आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो इसके बारे में और जानते हो, ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में भी पता है और डिप्लोब्लास्टिक के बारे में भी पता है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है त्रिजर्म लेयर। तो त्रिजर्म लेयर में सबसे पहला जो अंदर का जो लेयर होता है, आप देखिए इसको कहेंगे इंडोडर्म। क्या कहेंगे इसको, इंडोडर्म। जो बीच का होता है उसको मेसोडर्म, और जो सबसे बाहर होता है उसको एक्टोडर्म बोलते हैं। एक्टो मतलब आउटसाइड, एक्टोडर्म। अब देखिए यहां पे जो सबसे अंदर का है इंडोडर्म, बीच का मेसोडर्म, और तीसरा जो है वो है आपका एक्टोडर्म। क्लियर। ये जो लाइनिंग मैंने खींची है यहां से आप देखेंगे बिल्कुल इंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म से होते हुए एपिथेलियल टिश्यू पे मैंने ले लिया है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो इंडोडर्मल, एक मेसोडर्मल एंड एक्टोडर्मल, तीनों से ओरिजिन इसका होता है, तीनों से होता है। ओके, इंडो, फिर से याद करें, इंडो, मेसो एंड एक्टोडर्म, तीनों का ओरिजिन होता है आपका एपिथेलियल। क्लियर। दूसरा नंबर देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू, जो कि आपका मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। आप देखेंगे यहां पे तो मेसोडर्मल इसका ओरिजिन है, यहां पे ये मेसोडर्मल होता है, मेसोडर्मल, मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। यहां देखेंगे आप मस्कुलर टिश्यू, ये भी आपका मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, ये भी दोनों मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। बट इसके कुछ पार्ट्स होते हैं मसल, कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो कि एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। तो यहां पे आप एक्सेप्ट में लिख सकते हो, एक्सेप्ट में लिख सकते हो यहां पे आइरिस, ओके, एंड सिलियरी मसल, सिलियरी मसल, ये एक्सेप्शन है। यहां पे एक्सेप्शन देखोगे यानी कि अपवाद है, यानी कि इसको छोड़ करके बाकी जितने भी मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो सभी मेसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, मेसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। एंड लास्ट जो बच गया हमारा फोर्थ नंबर, वो है आपका एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, जो कि नर्वस टिश्यू कहलाता है। क्लियर। तो यहां पे आपका एक्सेप्शन में बस ये याद रखना है, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू, आपका एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन यानी कि कहां से वो निकलेगा, तो इंडोडर्म, मेसोडर्म एंड आपका एक्टोडर्म। उसके बाद सेकंड नंबर पे कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। तीसरे नंबर पे आपका मस्कुलर टिश्यू है, वो भी मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, बट उसके कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन अपवाद को कहते हैं।
बिकॉज बायोलॉजी में जब आप पढ़ोगे, किसी भी चैप्टर में पढ़ोगे, अगर वो कहेगा कि ये बातें होती है तो वहां पे एक्सेप्ट लगा हुआ जरूर मिलेगा, बिकॉज बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। आप ऐसे भी लिख सकते हो, बायोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ एक्सेप्शन है। साइंस ऑफ एक्सेप्शन के नाम से किस सब्जेक्ट को जाना जाता है? तो वो है आपका बायोलॉजी। इससे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो साइंस ऑफ एक्सेप्शन क्या है? वो है बायोलॉजी है। तो यहाँ पे देखा आपने, तो एक्सेप्शन में आपका आइरिस और सिलियरी मसल जो होते हैं वो इसके एक्सेप्शन होते हैं, और यहाँ पे लिख लें कि ये इक्टोडर्मल होता है, इक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग एपिथेलियल टिश्यू पे चलेंगे, वन बाय वन एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यू, और फिर हम लोग नर्वस टिश्यू पे पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं ये, बहुत ही अच्छे से इसको मैं पढ़ाऊंगा, एकदम इजी करके पढ़ाऊंगा। चलिए तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को देखते हैं। ओके, द फर्स्ट एनिमल टिश्यू का जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो है एपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे एपिथेलियल, एपी का मतलब क्या होता है? एपी, एपी का मतलब होता है अपॉन। ओके, एंड थेलियल, थेलियल का मतलब होता है ग्रोथ। यानी कि ये टिश्यू किसी ना किसी दूसरे टिश्यू के अपॉन यानी कि ऊपर में ये ग्रो करेगा, ग्रोथ करेगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है एपिथेलियल टिश्यू। ओके, और एपिथेलियल में एक चीज मैं यहां पे बता दूं कि एपिथेलियल का जो आउटसाइड का जो पार्ट होगा एपिथेलियल का, यानी कि बाहर का जो भी एपिथेलियल टिश्यू होंगे बाहर की तरफ, आउटसाइड, वो होता है आपका क्रेटिनाइज्ड। ओके, क्रेटिनाइज्ड होगा, और जो इनर पार्ट होगा, इनसाइड का जो इसका पार्ट होगा वो आपका होगा नॉन क्रेटिनाइज्ड होगा। ओके, तो इसमें आपका क्रेटिनाइज्ड और नॉन क्रेटिनाइज्ड पार्ट होगा, एपी का एंड इनसाइड का पार्ट। ओके, इसके बारे में मैं बताऊंगा जब हम लोग कंपाउंड, जब इसके एपिथेलियल टिश्यू का जब टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग, उसमें ये कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में आएगा। ये दूसरी बात क्या है, इसका क्या काम है? ये लाइनिंग एंड कवरिंग करता है। बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसका लाइनिंग एंड कवरिंग, यानी कि जो आउटसाइड, एपी मतलब ऊपर से, जो इसका लाइनिंग होता है एंड कवरिंग जो होता है किसी भी बॉडी पार्ट्स का, वो एपिथेलियल टिश्यू का ही होता है। अब यहां पे देखिए, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कैसे। तो ये हम लोग का बॉडी का पार्ट है, तो बॉडी के पार्ट कैसे बनेंगे आप देखिए। ये बॉडी वॉल हो गया, ये बॉडी वॉल सिलिंड्रिकल, ये सिलिंड्रिकल बॉडी वॉल हो गया आपका, इसको हम लोग बॉडी वॉल बोलेंगे। ये बॉडी वॉल हो गया, इसके बीच में एलिमेंट्री कैनाल होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, ये बीच में क्या होगा? एलिमेंट्री कैनाल हो जाएगा। ओके, ये एलिमेंट्री कैनाल हो गया। ये माउथ से लेकर के एनस तक, ये डिटेल हम लोग अगले चैप्टर जो एनिमल फिजियोलॉजी है डाइजेशन में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो यहां पे आप देखिए, अब इसका जो बॉडी वॉल है और ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है, ये वाला पार्ट एलिमेंट्री कैनाल है, ये एलिमेंट्री कैनाल हो गया आपका।
इस दोनों के बीच में जो जगह है इसको सीलोम बोलते हैं। ओके, ये सीलोम बोलते हैं। इसी में सारे ऑर्गन सब फिट होते हैं जाकर के, लंग्स है, किडनी है, व्हाटएवर जो भी है, खाली जगह में फिट होते हैं। तो क्या कह रहा है कि लाइनिंग, आप एनसीईआरटी का लाइन पढ़ेंगे, लाइनिंग एंड कवरिंग ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स, वो किसका होता है? तो एपिथेलियल टिश्यू का होता है। तो अब इसके चारों तरफ भी जो लाइनिंग होगा, यहां से यहां तक टोटल आउटसाइड, यानी कि ये हो गया आपका आउटसाइड वाला पार्ट हो गया। ओके, आउटसाइड ये भी किसका होगा? तो एपिथेलियल टिश्यू का होगा। और ये आउटसाइड है तो मैंने यहां पे लिखा है केराटिनाइज्ड होगा ये। और जो अंदर का पार्ट होगा आपका, अब इसका देखिए एलिमेंट्री कैनाल का ये वाला पार्ट बाहर से फिर अंदर से, ये सभी एपिथेलियल टिश्यू के होंगे। ये सभी एपिथेलियल टिश्यू का लाइनिंग होगा, एपिथेलियल टिश्यू का। ओके, ये सभी एपिथेलियल टिश्यू के लाइनिंग होंगे। तो यानी कि लाइनिंग एंड कवरिंग ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सभी का लाइनिंग एंड कवरिंग कौन करेगा? तो एपिथेलियल टिश्यू करेगा। अब इसके जो सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, काफी टाइट पैक्ड होते हैं, बिल्कुल गैप लिटिल इसमें जो होते हैं वो इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल कम होता है। तो यहां देखेंगे आप कि यहां पे मैं बना दूं, ये आपका ये देखिए, ये एपिथेलियल टिश्यू का एक डायग्राम है। तो यहां देखिए इंटरसेलुलर स्पेस, जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो बिल्कुल लिटिल है, लिटिल इंटर सेलुलर स्पेस। इसके बारे में मैंने जस्ट अभी बताया है कि इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है। दो सेल के बीच में जो स्पेस होगा उसको इंटरसेलुलर स्पेस, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कॉम्पैक्टली पैक्ड है ये, तो कॉम्पैक्टली पैक्ड रहेगा तो इंटरसेलुलर जो स्पेस होगा दो सेल के बीच में वो बिल्कुल नहीं के बराबर होगा, काफी कम होगा। ओके, ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो हमेशा आपका एक मेम्ब्रेन पे बेस्ड होते हैं। ओके, अकेले ये नहीं रह सकता, इसको किसी न किसी सपोर्ट की जरूरत होती है और वो कहलाता है आपका, यहाँ पे देखिए वो क्या कहलाएगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाएगा। यहाँ पे मैंने बीएम शॉर्ट में लिखा है, तो इसका मतलब होता है क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं। इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसके नीचे जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। ओके, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे बेस्ड होगा, ऑलवेज बेसमेंट मेम्ब्रेन इसको चाहिए। ओके, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है इससे भी क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन ये होगा कि किस पे लाई करेगा, यानी कि किस पे ये रहेगा, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रहेगा। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है? ये नॉन सेलुलर होता है, ए सेलुलर होता है। ओके, याद रखेंगे ये क्या होगा कि नॉन सेलुलर एंड ए सेलुलर होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि ये कैसा होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होगा वह नॉन सेलुलर या ए सेलुलर इसको कहेंगे। ओके, और ये बना किससे होता है? तो ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, यानी कि ग्लूकोज प्लस प्रोटीन का बना होता है। ये भी आप लिख सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन का ये बना होता है और ये नॉन सेलुलर होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। क्लियर यहां तक? इस एपिथेलियल टिश्यू में हाई पावर रीजेनरेशन होता है, हाई पावर रीजेनरेशन, बहुत जल्दी जो है ये बॉडी के जो पार्ट्स हैं रीजेनरेट कर जाते हैं। ये आपका एपिथेलियल टिश्यू कैसे? तो जितने भी आउटसाइड के पार्ट्स होते हैं और इनसाइड के जो भी लाइनिंग होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू का होता है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जैसे कि हमारा जो हेयर है, नेल है, ये सब क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है। ओके, कौन सा? उसमें कंपाउंड है, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं उसको कट करते हैं तुरंत रीजेनरेट हो जाता है, या बाहर के किसी पार्ट में अगर कट होता है, खरोच आ जाती है, तो वो जल्दी से जल्दी जो है वो हिलअप हो जाता है और वहां पे रीजेनरेशन हो जाता है सेल्स का। तो इसलिए इसको कहा गया हाई पावर रीजेनरेशन। ओके, क्लियर यहां तक?
कोई डाउट नहीं है, इसको लिख सकते हैं आप। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स। ओके, यहां पे मैंने एपिथेलियम लिखा है, एक एक वर्ड को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने एपिथेलियम लिख दिया, यहाँ पे मैंने एपिथेलियल लिख दिया, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोनों आप या तो एपिथेलियम बोले या एपिथेलियम बोले, एपिथेलियल या एपिथेलियम बोले, दोनों सही है। हाँ, कहीं एनसीईआरटी में लिखा हुआ है यहाँ पे एपिथीलिया। ओके, एपिथीलिया, तो एपिथीलिया क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। एपिथेलियम का प्लूरल वहां पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि एपिथेलियम का प्लूरल जो होता है वो एपिथीलिया होता है। क्लियर? अब देखिए एपिथेलियम जो टिश्यू है वो बेसिस, किस बेसिस पे उसके ग्रुप उसके पार्ट्स जो हैं वो डिवाइड किए गए हैं, तो बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर। नंबर ऑफ लेयर, इसको मिटा दें। चलिए, तो क्या कह रहा है कि बेसिस क्या है, नंबर ऑफ लेयर है। नंबर ऑफ लेयर यानी कि कितने परत में वो एपिथेलियम टिश्यू कितने परत का है, यानी कि कितने लेयर का है, उसके बेसिस पे जो है वह दो टाइप्स के एपिथेलियम टिश्यू में डिवाइड किया गया है, सिंपल और कंपाउंड। यानी कि जिसका लेयर सिंगल लेयर का बना होगा, जो सिंगल लेयर होंगे, ओके, उसको क्या कहेंगे, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू कहेंगे, सिंपल एपिथेलियम। और ये हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन तो रहेगा ही। उसी तरह कंपाउंड में क्या होंगे कि एक से ज्यादा हो सकते हैं, यानी कि एक ये तो रहेगा ही सिंपल, के ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से। तो मोर देन टू लेयर, मोर देन टू लेयर यहां पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड एपिथेलियम हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद सिंपल जो एपिथेलियम है उसको स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन उसमें हुए, स्ट्रक्चर उसका, उसके जो सेल्स के स्ट्रक्चर हैं उसमें चेंजिंग आया, और चेंजिंग आने के बाद उसके 3 और पार्ट्स बन गए। तो नाम से ही क्लियर है, सिंपल स्क्वायमस, यानी कि स्क्वायमस का मतलब क्या होता है, टाइल्स की तरह। ओके, तो अगर इसका स्ट्रक्चर जो होगा, वो जो सेल के स्ट्रक्चर होंगे वो टाइल्स की तरह अगर होंगे, जो कि बिल्कुल जो पहले स्ट्रक्चर बनाया वैसा होगा, तो इसको सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम बोलेंगे। ओके, सिंपल क्यूबॉइडल, अगर उसके सेल का स्ट्रक्चर क्यूब की तरह हो गया तो वो कहलाएगा सिंपल क्यूबॉइडल कहलाएगा, एपिथेलियम कहलाएगा। उसी तरह कॉलुमनर, तो लॉन्ग लॉन्ग होंगे ऐसे कॉलम की तरह, कॉलम की तरह स्ट्रक्चर अगर हो गए तो ये कॉलुमनर कहलाएगा। क्लियर? बहुत ही सिंपल है। तो यहां पे एक चीज और देखें, मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये बीच में इसके न्यूक्लियस होंगे, इसके बीच में होगा, ये इसके बेस पे होगा, बेसल न्यूक्लियस होता है यहाँ पे। इसका हम लोग 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो यहां तक समझ में आ गया? तो यहां तक तो क्लियर है, आप देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक करके हम लोग बढ़ेंगे, सिंपल स्क्वायमस और सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलुमनर, इसको हम लोग फिनिश करेंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जाकर के प्रैक्टिस करें अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।